जो हम लोग अभी एरे पढ़ रहे थे, तो एरे अभी तक हम लोग एरे में क्या देख रहे थे, हम लोग सिर्फ नंबर को स्टोर कर रहे थे। हम लोग जो अभी तक हम लोग एरे पढ़े थे, तो एरे में हम लोग सिर्फ नंबर को स्टोर कर रहे थे। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में तो हमेशा नंबर तो ही नहीं रहेगा। अब हमको नाम को मान लो स्टोर करना रहेगा, तो हम कैसे स्टोर करेंगे? तो क्योंकि हमेशा हमको तो मार्क्स स्टोर नहीं करना है, रोल तो स्टोर नहीं करना है कि हम हमेशा नेम भी स्टोर करना है तुमको। एक मान लो अच्छा तुम सॉफ्टवेयर बनाओगे, तो वहां तुमको नाम भी उसका लेना पड़ेगा, नेम, यूजर नेम, कुछ भी लेना पड़ेगा। तो डायरेक्ट उस काम करने के लिए हम क्या करेंगे? उस काम के लिए हम फिर स्ट्रिंग का यूज करते हैं। अब स्ट्रिंग है क्या? स्ट्रिंग इज जस्ट ए वन डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग हमारा जस्ट जो तुम्हारा कैरेक्टर का एक एरे सेट है। हमारे इंटीजर के एरे सेट को हम इंटीजर के जो भी कलेक्शन था उसको एरे का, वैसे ही अगर कैरेक्टर का एरे अगर हम बनाते हैं तो वो एक स्ट्रिंग कहलाता है, और ये हमेशा वन डायमेंशनल ही होता है। हम कहे कि अगर हम कैरेक्टर का एक एरे बनाते हैं, मतलब कैर टाइप का एक एरे बनाते हैं। अभी तक इंट टाइप का एरे बनाते थे, फ्लोट टाइप का एरे, फ्लोट डेटा टाइप का एरे बनाते थे। लेकिन अगर हम कैर टाइप का एक एरे बनाए, तो वो हमारा स्ट्रिंग कहलाएगा। अब इसके बाद कहा कि इस एरे में क्या करेगा, तुमको पता है कैरेक्टर का स्पेस क्या होता है, 1 बाइट होता है। इसलिए इस एरे में प्रत्येक कैरेक्टर क्या करेगा, हमारा 1 बाइट ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। पहला बोले कि स्ट्रिंग क्या है हमारा, कैरेक्टर एरे, वन डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर्स है। दूसरा बोले इस एरे में हमारा क्या करेगा, प्रत्येक कैरेक्टर तुम्हारा 1 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तीसरा पॉइंट क्या है, हमारा जब वहां यूज होता था इंटीजर के एरे के केस में, तो वहां कोई टर्मिनेशन नहीं था, हम जितना स्टोर करते थे। लेकिन यहाँ क्या होगा, हर स्ट्रिंग तुम्हारा एक, तुम्हारा ये देख रहे हो, इसको हम लोग नल या टर्मिनेशन ऑपरेटर कर ले, स्लैश ओ है, इसको नल या टर्मिनेशन ऑपरेटर करते थे। यहाँ हर एक कैरेक्टर तुम्हारा इस सती से टर्मिनेट करेगा। और जब तुम उसको ट्रांसवर्स करके ये भी करोगे, कुछ भी ऑपरेशन करोगे, तो तुम इसी के थ्रू ऑपरेशन करोगे। जैसे अभी हम आगे देखेंगे कि हमको स्ट्रिंग का नंबर काउंट करना रहेगा। क्योंकि स्ट्रिंग का नंबर क्यों काउंट करना रहेगा आगे, तो यहाँ हर एक कैरेक्टर एरे तुमको क्या होता है, इस स्लैश ओ से टर्मिनेट होता है, जिसको हम नल या टर्मिनेशन कैरेक्टर कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, क्योंकि ये बहुत हेल्प करेगा जब हमारा कोई भी हम ऑपरेशन करेंगे अपने स्ट्रिंग पे। तो ये पॉइंट सबसे ज्यादा हेल्प करेगा कि हमारा टर्मिनेशन है, क्योंकि हमको पूरे स्ट्रिंग को टर्मिनेट करना रहेगा। पूरे स्ट्रिंग को अब टर्मिनेट करना, पूरे स्ट्रिंग को ट्रांसवर्स करना रहेगा। बोलेगा जैसे स्ट्रिंग को प्रिंट करिए, तो पूरे स्ट्रिंग को हमको ट्रांसवर्स करना होगा। तो उस केस में हम कैसे क्या कंडीशन चेक करेंगे, हम लूप को टर्मिनेशन कहां से करेंगे? वहां तो हम लोग चला देते थे कि हम यूजर से पूछते थे कि आप बताइए कितना नंबर आपको इनपुट करना है, 4 डाला तो हम 4 तक चलाते थे। लेकिन यहाँ तो यूजर से हम ये नहीं पूछेंगे कि आप नाम 5 कैरेक्टर का नाम डालिए, 4 कैरेक्टर का। यूजर को हम सीधे बोलेंगे नेम डालिए, नेम डालिए। तो अब हम कैसे चेक करेंगे कि वो कहाँ कितना कैरेक्टर का नेम डाला, ये इसी के हेल्प से। उसके बाद हम कहे कि स्ट्रिंग के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग इज यूज्ड टू मैनिपुलेट टेक्स्ट सच एज वर्ड और सेंटेंस। फिर अब बोले जैसे अभी हम एग्जांपल दिए थे कि हम एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में बोला जाए एक वर्ड को फाइंड करने, तो यहाँ क्या करें, हम पूरे स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर रहे हैं। या फाइंड एंड रिप्लेस का केस कह दो, फाइंड एंड रिप्लेस का कि जैसे दे दिया कि दिस इज राम एंड, हाँ ये दे दिया मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कुछ भी मालूम, इज ए स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज। अब यहाँ पे बोला कि नहीं, तुमको स्टेट को कन्वर्ट करके तुमको क्या करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर देना। स्टेट को चेंज करके सेंट्रल, मोतिहारी कॉलेज इज ए स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज। तुमको बोला कि अब इस स्टेटमेंट में जहां पे भी आपको स्टेट मिल रहा है उसको फाइंड करिए और उसको रिप्लेस कर देना आपको सेंट्रल से। तो कैसे करोगे? तो वहां भी तुम्हारा, क्योंकि तुमको पता है स्टेट भी एक स्ट्रिंग है, सिंगल कैरेक्टर है नहीं, और तुम्हारा जो सेंटेंस है वो भी स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग का यूज करेंगे। तो यही का, और स्ट्रिंग का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, अपने टेक्स्ट को चेंज कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो यही कहा कि स्ट्रिंग के हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक वर्ड या सेंटेंस को मैनिपुलेट भी करते हैं। इसलिए कहता है स्ट्रिंग का बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है। उसके बाद कह रहा है टर्मिनेशन कैरेक्टर इज इंपॉर्टेंट एज इट इज ओनली द वे टू आइडेंटिफाई वेयर द स्ट्रिंग एंड्स। अब हमारा बोले कि टर्मिनेशन कैरेक्टर जो था ये स्लैश ओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एकमात्र तरीका है जो हमको जिससे हम पहचान सकते हैं कि हमारा स्ट्रिंग एंड कहाँ हो रहा है। हम बोले कि टर्मिनेशन कैरेक्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एकमात्र तरीका है जो हमको बताता है कि हम स्ट्रिंग को कैसे कहाँ एंड कर रहा है, इसको आइडेंटिफाई करना।
क्लियर है ये पॉइंट्स? हेलो? यस सर। बाकी Yes, सब sir. ओके? Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे अब देखते हैं। आगे तो एक्चुअली हम इसमें लाए नहीं, तो चलो यहीं से हम देखते हैं आगे कंटेंट है। अब यही देखो, यही था, यहीं से जो भी था उठाया हुआ था, जस्ट यही पे था कि वही था कि द स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड एज वन डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर टर्मिनेटेड बाय नल। फिर वही था कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग इज यूज्ड टू मैनिपुलेट टेक्स्ट, जो भी each character in the array occupy one byte and last character must always be 0, कि हर कैरेक्टर 1 बाइट और लास्ट का। फिर कहा वही कहा कि द टर्मिनेशन कैरेक्टर इज इंपॉर्टेंट इन स्ट्रिंग सिंस इट इज ओनली द वे टू आइडेंटिफाई वेयर द स्ट्रिंग एंड्स। यही है तुम्हारा। अब कह रहा है जो भी था कि व्हेन वी डिक्लेयर ए स्ट्रिंग and define a string as char string, that character string is initialized with null in the memory। कि जब भी हम स्ट्रिंग को एक ऐसे डिक्लेयर करते हैं, ये कैरेक्टर एरे हो गया, 10 एलिमेंट का एक कैरेक्टर एरे हो गया, जब भी हम डिक्लेयर करते हैं तो ये नल वैल्यू के साथ मेमोरी में इनिशियलाइज हो जाता है। अब आया कि स्ट्रिंग को हम लोग डिक्लेयर कैसे करेंगे। स्ट्रिंग तो हम लोग पढ़ लिए कि स्ट्रिंग क्या है, लेकिन स्ट्रिंग को हम लोग डिक्लेयर कैसे करेंगे। तो ये बोला कि देयर आर टू वेज टू डिक्लेयर स्ट्रिंग इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का दो तरीका है। एक तो हमको कैरेक्टर एरे के थ्रू, और दूसरा स्ट्रिंग लिटरल होता है। अब ये क्या होता है, जैसे देखो एक कैरेक्टर एरे के थ्रू ये हुआ कि हम एक कैरेक्टर एरे लिए, CH नाम का एक कैरेक्टर एरे लिए 10 साइज का, और इसमें वैल्यू हम डायरेक्ट अभी डाल दिए हुए। और देखो कैसे डाल रहा है, तुमको अगर थोड़ा सा पता होगा कि अगर हम सी में या किसी भी लैंग्वेज में हमको कैरेक्टर को अगर शो करना है तो हम उसको डबल या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं, और उसको डायरेक्ट बाहर में रख देंगे। जैसे अगर जे को हम डायरेक्ट बाहर में रख देते तो ये एक नॉर्मल वेरिएबल हो जाता और फिर तुमको एरर देता। तो इसलिए अगर हमको नॉर्मल वेरिएबल और एक कैरेक्टर में अंतर करना है तो हम कैसे करेंगे। तो एक नॉर्मल वेरिएबल जस्ट हम बाहर लिखते हैं, और एक कैरेक्टर को हम हमेशा डबल या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। तो ये देखो एक ये लिया, और इसके एंड में देखो एक इसके एंड में ये जावा टी पॉइंट लिखा, और एंड में इसके टर्मिनेशन कैरेक्टर है। जो स्लैश को अभी तक हम लोग पढ़े थे ये चीज था। इसी को बोला कि अगर मेमोरी में हमको शो करना है तो कैसे शो कर रहे हैं, ये एक एरे के थ्रू से, जहां पे हर एक कैरेक्टर एक ब्लॉक में तुमको स्टोर्ड है तुम्हारा, और लास्ट ब्लॉक इसका है 0 से 9 तक तुम्हारा वैल्यू स्टोर हो रहा है, और 10th ब्लॉक में तुम्हारा स्लैश को स्टोर हो रहा है जो तुम्हारा। अब कह रहा है कि जब डिक्लेयर करते, ये तो हमको पता था कि एरे के केस में भी हमको पता था कि जब हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते थे तो साइज हमारा एरे में भी था हमारा, कि जब हम डिक्लेयर करते थे उस समय हमको साइज मैंडेटरी नहीं था। एरे के केस में जब हम खुद से डिक्लेरेशन कर देते थे तो वहां साइज देना जरूरी नहीं था। हाँ, हम एक एरे लिए और उसमें हमको यूजर से स्टोर करवाना था, तब हमको साइज देना पड़ता था, कंपलसरी था, साइज देना कंपलसरी था। लेकिन अब जब हम खुद से स्टोर करते हैं, प्रोग्रामर खुद से स्टोर करता था, तो वहां पे साइज बताना जरूरी नहीं था, क्योंकि वो क्या करता, जितना तुम यहाँ स्टोर कर रहे थे डेटा, उसके हिसाब से तुम्हारा कैरेक्टर तुम्हारे एरे का साइज डिक्लेयर कर देता था। तुम जितना डेटा स्टोर करते थे उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे क्या करता था, एरे का साइज डिक्लेयर वो ऑटोमेटिक कर देता था। यहाँ भी सेम चीज है, तो देख रहे हो सारा चीज वही है, तरीका वही है, सिर्फ कुछ कुछ चेंजेस हो गए जो आगे देखेंगे, लेकिन सेम सब कुछ वही जा रहा है। उसके बाद दूसरा हम लोग पढ़े थे, ये तो हो गया कि हमको कैरेक्टर एरे के थ्रू हम अपने स्ट्रिंग को डिक्लेयर किए। दूसरा हम लोग पढ़े थे स्ट्रिंग लिटरल के थ्रू। तो स्ट्रिंग लिटरल क्या है, ये है कि हम डायरेक्ट एक ही बार में हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में सारा नाम लिख दें। पहला बोले कि हम अलग अलग लिखे स्ट्रिंग के रूप एक एरे के एलिमेंट्स के रूप में अपने जावा टी पॉइंट को, और एक क्या किए, कंप्लीट ही पूरा लिख दिए, कंप्लीट ही पूरा लिख दिए। तो ये हुआ हमारा स्ट्रिंग लिटरल। इस केस में क्या होगा, इस केस में हमको देखो अपेंड करना पड़ रहा है, इस केस में अपेंड हमको करना पड़ रहा है स्लैश को, और इस केस में हमारा क्या होगा, बाय डिफॉल्ट कंपाइलर तुमको अपेंड कर देगा। इतना तुम लिख दोगे, उसके बाद तुमको लास्ट में स्लैश को नहीं भी लगाओगे, कंपाइलर बाय डिफॉल्ट तुमको अपेंड कर देगा। तो ये अलग अलग तरीका था। क्लियर है यहाँ तक? हैक्टिक मत हो, आगे प्रोग्राम देखेंगे। अभी जस्ट हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि कैसे कैसे आगे Yes, sir. हाँ, आगे हम लोग प्रोग्राम देखेंगे कि इस पे कैसे कैसे है। क्योंकि ये नहीं है कि थ्योरी वाला क्लास की तरह थ्योरी नहीं सकते है, प्रैक्टिकल भी यहाँ देखेंगे फिर। तो जो भी था अब हमारा यहाँ पे, इसके बाद आया कि अब कैर एरे और स्ट्रिंग लिटरल के बीच में डिफरेंस क्या है।
यूज हम लोग यही करेंगे ज्यादा, क्योंकि यही तुम्हारा एडवांटेजियस है और वर्क करने में ये उतना एडवांटेजियस नहीं है तुम्हारा। जस्ट तरीका बता रहा है, लेकिन यूज हम लोग यही करेंगे, क्योंकि हमेशा हम मान के चलेंगे स्ट्रिंग हमारा क्या है, एक कैरेक्टर एरे है। स्ट्रिंग लिटरल के थ्रू करने में फिर तुमको अथी है, तो ये है, इसलिए हमेशा हम मान के चलेंगे कि ये है हमारा। चलो तो आगे पता चल जाएगा कि कौन सा हम दोनों यूज करें। अब हमारा बोला कि इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग लिटरल के थ्रू। तो कहा दो मेन डिफरेंस है, देयर आर टू मेन डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एरे एंड लिटरल। इसके बीच में दो, पहला क्या है कि हम जब कैरेक्टर एरे के थ्रू अपने स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं, तो हमको अपना नल कैरेक्टर एट द एंड ऑफ एरे में खुद से डिक्लेयर करना पड़ता है। हम बोले जब हम अपने स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे के थ्रू डिक्लेयर करते हैं, तो हमको जो नल कैरेक्टर था, ये टर्मिनेशन कैरेक्टर स्लैश को था, उसको खुद से हमको देना पड़ता था। और जबकि अगर हम कैरेक्टर एरे, जबकि हम अगर स्ट्रिंग लिटरल के थ्रू अगर हम डिक्लेयर कर रहे हैं एरे को, उस केस में हमारा कंपाइलर खुद से थी तुम्हारा एंड में अपेंड कर देगा। बोले कैरेक्टर एरे के केस में हमको हमको करना पड़ा अपेंड टर्मिनेशन कैरेक्टर को, और उसके केस में क्या हो रहा है, कंपाइलर कर दे रहा है, हमको नहीं करना पड़ रहा। तो पहला डिफरेंस ये था। दूसरा, the string literal cannot be reassigned to any another set of character where they can assign the character of a string। दूसरा, अगर मान लो हम ये ch में अगर string literal के थ्रू हम एक string को स्टोर कर दिए, तो अब इस ch में हम अपने कंप्लीट प्रोग्राम में कोई दूसरा कैरेक्टर हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, कोई दूसरा वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। हम अगर स्ट्रिंग लिटरल के थ्रू हम किसी वैल्यू एक कथी में किसी भी एक कैरेक्टर एरे में एक कोई वैल्यू स्टोर कर दिए, अगर वो स्ट्रिंग लिटरल के थ्रू हम उसको डिफाइन कर दिए, तो फिर हम उसमें दूसरा कोई वैल्यू नहीं कर सकते। ये एक टाइप से तुम्हारा कांस्टेंट हो गया, अब इसको तुम चेंज नहीं कर सकते। जबकि कैरेक्टर एरे में तुम जितने बार चेंज करोगे वो चेंज होते जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक? हेलो? यस सर। हाँ, अब चलो हम लोग प्रोग्राम इसका देखते हैं कि क्या इसका प्रोग्राम है तुमको। तो इसका सबसे चलो बेसिक प्रोग्राम पहले देखते हैं, जस्ट वेट करना। इसका सबसे बेसिक प्रोग्राम पहले हम लोग देखते हैं क्या है। देखो ये सबसे बेसिक प्रोग्राम है, कुछ नहीं है यहाँ पे, पहले से हम लिखे हुए, लेकिन कोई कोई नहीं। देखो क्या किए यहाँ पे, जस्ट हम अपना studio.h को लिए, एक void main लिए, void main के अंदर में हम क्या किए, s नाम का एक कैरेक्टर एरे लिए जिसका साइज हम लोग 20 दिए। हम अपना एक मेन के अंदर एक कैरेक्टर एरे लिए जिसका साइज 20 है, देखो कैर s20, और यही स्ट्रिंग हो गया तुम्हारा। जब ही हम कैरेक्टर एरे को डिक्लेयर कर दिए, अब ये मेरा s नाम का स्ट्रिंग हो गया। ये अब ये एक कैरेक्टर नहीं रह गया, बल्कि s नाम का हम एक एरे को डिक्लेयर करें। तो बोलोगे सर आप स्ट्रिंग क्यों नहीं यहाँ लिखे? तो तुमको पता है स्ट्रिंग नाम का कोई भी डेटा टाइप नहीं है तुम्हारा। हमारा सी में स्ट्रिंग नाम का कोई डेटा टाइप नहीं, आगे है दूसरे में तुम पढ़ोगे, दूसरे लैंग्वेज में है स्ट्रिंग नाम का भी, जैसे पाइथन में भी है, हमारे जावा सब में भी है, नहीं पता जावा हम नहीं पढ़े हैं, तो जावा स्क्रिप्ट में भी है स्ट्रिंग। लेकिन यहाँ पे हमारा सी में स्ट्रिंग नाम का कोई डेटा टाइप नहीं है, तो हम इसको कैरेक्टर के हेल्प से करते हैं। कैर हमारा एक डेटा टाइप है, इसलिए कैर s20 हम लिए, ये अब एक स्ट्रिंग बन गया। उसके बाद आई और एन हम ले रहे हैं, कुछ भी आई और एन लिए। उसके बाद देखो क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे हम यूजर से पूछ रहे हैं, देखो ये अभी सबसे बेसिक प्रोग्राम है, ऐसा हम करेंगे नहीं, ये हम तुमको दिखाने के लिए बता रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या होगा। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन वो प्रॉब्लम समझना जरूरी है, तभी तुम आगे यूज कर पाओगे, आगे जो हम बताएंगे उसको। उसके बाद हम यूजर से पूछे कि कैरेक्टर, आप कितना कैरेक्टर स्टोर करना है, जैसे हम लोग वहां करते थे कि आपको कितना एलिमेंट स्टोर करना है, वैसे यहाँ पे पूछे आपको कितना कैरेक्टर स्टोर करना है। उसके बाद हम मैसेज दिए कि आपको आप क्या करिए, उतना एक नेम इंसर्ट करिए उतने कैरेक्टर का। हम यहाँ नेम ही ले रहे हैं मान लो, तो यूजर बोला, जैसे यूजर बोला 4 थी, हमको 4 कैरेक्टर हमको इंसर्ट करना है। हम बोले ठीक है, आप 4 कैरेक्टर का एक नेम इंसर्ट करिए, आप 4 कैरेक्टर का एक नेम इंसर्ट करिए। और उसके बाद अभी हमको पता है कि हमको कैरेक्टर एरे है, तो इसमें स्टोर करवाने के लिए हमको लूप चलाना पड़ेगा। तो हम लूप चलाए फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन i प्लस प्लस, और स्कैनफ के दो %c, क्योंकि यहाँ पे हमको कैरेक्टर को स्टोर, और एड्रेस ऑफ si। अभी ये कमेंटेड सेक्शन को हम छोड़ रहे हैं, और उसके बाद जस्ट क्या किए, फिर हम जो इंटर्ड एरे था उसको एक मैसेज दिए कि इंटर्ड नेम इज,
और फिर लूप चला करके प्रिंट कर रहे हैं। जो काम वहां करते थे हम सेम कर रहे हैं कि हम एक तुमको एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर किए, हम एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर किए। कैरेक्टर एरे में डिक्लेयर करने के बाद यूजर से पूछे आपको कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर इंसर्ट करवाना है। यूजर जितना बोला उतना बोले ठीक है, उतना कैरेक्टर का आप एक नेम इंसर्ट करिए। जो भी इंसर्ट किया हम उसको स्कैन अप किए और फिर प्रिंट कर दिए। क्लियर है ये प्रोग्राम? इस प्रोग्राम को समझने में डाउट किसी को? ओके, बाकी सब म्यूट कर लो अंशु, आवाज आ रही। दिव्या, अर्पिता, इशिका और प्रिया। यस सर। तुम लोग को डाउट नहीं इसमें? ओके चलो, अब इसको देखो हम कंपाइल किए और रन करते, देखो क्या प्रॉब्लम हुआ। अभी ये चीज, ये हमसे पूछा कि इंटर नंबर ऑफ कैरेक्टर, आपको कितना कैरेक्टर इंसर्ट करना है। हम बोले हमको 4 ही चलो इंसर्ट करना है, 4 दिए। ये बोला ठीक है, इंटर नेम ऑफ 4 कैरेक्टर, इंटर नेम ऑफ 4 कैरेक्टर। अब हमको पता है कि एरे है, एरे में हम डेटा कैसे स्टोर करेंगे, इंटर बाय इंटर मार करके। ए दिए, एंटर किए, टी दिए, एंटर किए। देखो यही प्रॉब्लम है, हमको तो 4 कैरेक्टर स्टोर करना था, लेकिन ये 2 ही अति पे ले लिया, 2 ही लेकर के 2 ही को प्रिंट किया। हम तो बोले कि हमको 4 अति स्टोर करना है, और हम लूप भी 4 टाइम्स चला रहे हैं। हम लूप भी देख रहे हो 0 से एंड तक चल रहा है, लूप भी 4 टाइम्स चल रहा है, लेकिन ये इनपुट क्या ले रहा है, 2 ही कैरेक्टर को इनपुट ले रहा है, 2 ही कैरेक्टर को इनपुट ले रहा है। और यही प्रॉब्लम है तुम्हारा, जो आगे हम लोग डील करें। तो कोई सोच सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? किसी के पास है रीजन क्यों हो रहा है ऐसा? ये 2 ही 4 कैरेक्टर को हम दे रहे हैं, 2 ही को क्यों ले रहा है? नहीं पता? नहीं पता हो तो बोल दो कि सर नहीं पता। ओके चलो हम दिखाते क्यों, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हुआ, क्या कर रहे हो? हेलो, प्रोग्राम नहीं दिख रहा। काम नहीं दिख रहा है? अच्छा लो, दिखा किसी का? क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, जो क्वेश्चन लिखे ये दिख रहा है पर क्वेश्चन नहीं दिख रहा। क्वेश्चन कहाँ दिखे थे? ये रन किया मैं अच्छा लो, क्वेश्चन को दिखना है। लो क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन था हमारा, यहाँ हमको था इंटर नंबर ऑफ कैरेक्टर था इंसर्ट करना जो भी। उसके बाद हम तो यहाँ 4 लिए थे, 4 हम इनपुट लूप भी 4 टाइम चलाए, तो फिर इंसर्ट 2 ही क्यों लिया? 4 लेना चाहिए था ना इसको। ओके चलो, ज्यादा समय हम व्यस्त नहीं करेंगे, हम बताते हैं क्यों ले रहा है। क्योंकि हमारा क्या होता है, कंप्यूटर के, ये हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम बताए हैं हमको कैरेक्टर को इनपुट लेना है। और एक चीज बता दे, कंप्यूटर के और हम स्टोर क्या करें इंटर पे, तो तुम कभी जाकर के चेक करना, कंप्यूटर के केस में हर की स्ट्रोक पे एक कैरेक्टर रिलीज होता है। तुम जितने बार की स्ट्रोक मारते हो, वो उतने बार एक कैरेक्टर इनपुट होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, हम जब जब नेम डाल रहे हैं, और नेम पहला लेटर डाले, ए डाले, ए डालने के बाद जो इंटर मारे, तो वो इंटर को भी एक कैरेक्टर काउंट कर लिया, इंटर को भी एक कैरेक्टर काउंट कर लिया। फिर टी डाले और फिर जो इंटर मारे तो उसको भी 2 कैरेक्टर, फिर एक कैरेक्टर काउंट कर लिया। 2 इनपुट लिया और 2 बार हमारा इंटर को काउंट किया, इसलिए वो 4 टाइम्स ऐसे ही चल गया। तो नहीं, इसको समझना है। देखो हम यहाँ से समझेंगे, ये लाइन जो कमेंट किए थे, इस लाइन को हम अनकमेंट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जस्ट आई का वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। हर बार लूप इटरेट होगा, और लूप इटरेट होने के साथ ही हमारा आई का वैल्यू प्रिंट होगा। तो ये बहुत क्लियर से रात में ये हमको भी डाउट हो रहा था, तो हम फिर ये किए। कहीं भी डाउट हो ना तो ऐसे प्रिंट कर लो कि लूप मेरा 4 टाइम्स के बाद चल रहा है, लेकिन मेरा इनपुट 2 ही टाइम्स क्यों हो रहा है। तो अंदर आई को रन करके देख लो कि आई का एक्चुअली हो क्या रहा है, आई अंदर हो क्या रहा है। ये डिबगिंग का यही तरीका होता है कि तुमको जो प्रोग्राम अगर तुम्हारा सही सही रन नहीं कर रहा है, तुम अगर 20 लाइन का प्रोग्राम लिखे, तुमको सही सही रन नहीं कर रहा है, तुमको जहां पे लग रहा है कि जहां पे हो सकता है फॉल्ट हो, या जहां तक सही तुमको लग रहा है, जहां के बाद तुमको वहां पे क्या करो, उसके बाद तुम वहां पे वैल्यू प्रिंट कर लो, वहां पे प्रिंटिंग करवा लो। तुम उस प्रोग्राम में प्रिंटिंग करवा लो, पता चल जाएगा कि यहाँ तक सही है कि नहीं। अगर वहां तक सही है डेटा, वहां तक तुम जो चाह रहे हो, तुम जो दे रहे हो वो आ रहा है, तुम तो फिर ठीक है तुम्हारा प्रोग्राम। तो उसके आगे फिर प्रॉब्लम होगा, जैसे मान लो 10 के बाद तुम प्रिंट करिए, 10 तक तुम्हारा अगर सही डेटा रहेगा,
सही आउटपुट दे रहा है, इसका मतलब हम शायद समझ गए कि मेरा प्रोग्राम 10 लाइन तक सही है, जो भी प्रॉब्लम है 10 लाइन के बाद है, फिर 10 लाइन के बाद हम प्रिंट करके देखेंगे। तो ये डिबगिंग का तरीका होता है, डिबगिंग या एरर फाइंडिंग का तरीका होता है कि मेरा प्रोग्राम में एरर कहाँ है। तो देखो ये इसको अब देखो कंपाइल कर रहे हैं और रन किए, देखो फिर हम 4e डाल रहे हैं, देखो ये क्या कर रहा है, साथ ही साथ आई का वैल्यू प्रिंट करते जा रहा है, आई इक्वल टू 0। हम आई पे ए इनपुट किए, देखो इंटर मारे, ये I1 को ही लेना, I1 को ही लेना चाहिए था, लेकिन ये क्या किया, I1 और I2 दोनों को लिया है, I1 I2 दोनों को लिया है। तो और बेटर तरीके से समझना है, देखो हम यहाँ पे I को क्या करते हैं, ये कर देते हैं /n कर देते हैं। अंशु म्यूट करो, आवाज आ रहा है। पहले भी बोले मैं कि अगर आवाज आने लगे तो म्यूट कर लिया करो, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है। देखो ये आई पे अथी दिए, I इक्वल टू 0 पे हम एक ए को इनपुट किए, इसके बाद लेकिन देखो हम क्या कर रहे हैं, जो भी किए ये हम इनपुट किए, इनपुट करने के बाद ये क्या हुआ, हम अति इंटर मारे, लेकिन ये इंटर मारने पे देखो क्या हुआ, 2 बार लूप चल गया, I इक्वल टू 1 I इक्वल टू 2। फिर हम यहाँ पे टी डाले, देखो ये I इक्वल टू 3 मेरा ऑटोमेटिक चल गया। तो क्या हो रहा है, हर की स्ट्रोक के साथ मेरा डबल लूप रन कर जा रहा है, जो एक तुम्हारे अल्फाबेट को ले रहा है, एक अल्फाबेट को ले रहा है, और एक क्या कर रहा है, की स्ट्रोक को भी काउंट कर दे रहा है, कैरेक्टर। क्लियर है? सर डिबगिंग कैसे करते हैं? डिबगिंग करने का तरीका है कि तुम अब छोटा मोटा प्रोग्राम है तो तुम लाइन बाय लाइन रीडिंग तो कर सकते हो। मान लो 10 लाइन का प्रोग्राम है, उसमें तुम रीड करके एरर फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो तुम्हारा एक बड़ा प्रोग्राम है, 150 लाइन का, 200 लाइन का, 2000 लाइन का, या ऑपरेटिंग सिस्टम का जिसका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का 2-2 लाख लाइन का एरर है, अब उसमें कोई एरर हो गया 2 लाख लाइन के प्रोग्राम में, या तुम 200 लाइन के भी प्रोग्राम है, तो तुम 200 लाइन को रीड करोगे कि कहाँ पे एरर है लाइन बाय लाइन। तो फिर होता है क्या, तुम क्या करो, जहां पे तुमको लग रहा है एरर हो रहा है वहां पे प्रिंट, वहां उसके बाद वैल्यू को प्रिंट करते जाओ। कुछ तो तुम प्रिंट करवा रहे हो, वहां पे उसको उसका कुछ एक को बीच में प्रिंट एफ घुसा करके प्रिंट करते जाओ। जैसे यहाँ पे हमको क्या हुआ, मेरा स्कैन एफ का हम काम कर रहे थे, स्कैनएफ का काम कर रहे थे इतना, मेरा यहाँ क्या प्रोग्राम में हम 4 इनपुट दे रहे थे, लेकिन 2 ही इनपुट ले रहा था। तो हमको ये जानना था कि 2 इनपुट क्यों ले रहा है, तो हम क्या कर सकते थे, हम ये चीज चेक कर रहे थे कि लूप मेरा कितने टाइम चल रहा है। तो लूप कितने टाइम चल रहा है, दैट काम के लिए हम क्या किए, आई का वैल्यू प्रिंट करवा दिए, यहाँ पे हम प्रिंट एफ लगा दिए। तो ऐसे डिबगिंग करने का होता है, ये चीज होता है कि तुमको ये, और ये कोई सिखाता नहीं है, बहुत ही टिपिकल वर्क होता है। तो ऐसे ही किया जाता है, हम लोग भी ऐसे करते हैं। जहां से तुमको लगता है एरर है, जहां तक तुमको मान लो 20 तुम 200 लाइन का प्रोग्राम लिखे, 200 लाइन का तुम प्रोग्राम लिखे, तुमको लग रहा है कि मेरा 10 लाइन सही, इनिशियल का 10 लाइन सही है, 10 लाइन के बाद हमको डाउट हो रहा है, तुम 10 लाइन के बाद 10 लाइन के बाद 11वां लाइन पे तुम एक प्रिंट करवा लो, वहां पे कोई भी वैल्यू को प्रिंट करवा लो, जिससे तुमको पता चल जाए कि यहाँ तक का प्रोग्राम तुम्हारा सही है। वहां तक के प्रोग्राम में कुछ तो तुम किए होगे, कुछ तो, या तो कुछ तो प्रिंट एफ लिए होगे, कुछ तो स्कैन एफ किए होगे, उसको प्रिंट करवा लो, उस वैल्यू को प्रिंट करवा लो, तो तुम्हारा पता चल जाएगा वहां तक का प्रोग्राम सही है। फिर उसके आगे मूव करो, फिर आगे मूव करो, फिर 20 पे तुम डाल के देखो। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड, जो बाइनरी सर्च हम लोग पढ़े थे वैसे होता है, तुमको सर्च करना हिट एंड ट्रायल, फिर 20 पे लगा करके देखे कि 20 पे तक मेरा सही हो रहा है कि 20 तक सही है, इसका मतलब तुम्हारा पता है कि ठीक है, तुम्हारा क्या है 0 से लेकर के 20 तक तुम्हारा लाइन सही है। नहीं 20 पे तुम लगा रहे हो, वहां पे सही आउटपुट नहीं दे रहा है, तो तुम तो 10 तक चेक किए थे, 10 तक तुम्हारा प्रोग्राम सही था, और 20 पे तुम्हारा प्रोग्राम सही नहीं है, 20 लाइन पे तुम्हारा प्रोग्राम जो प्रिंट कर रहे हो सही नहीं। इसका मतलब कोई भी एरर जो है वो एरर 11 से 20 लाइन के बीच में ही है, कोई भी एरर 11 से 20 लाइन के बीच में है। अब उसको तुमको ढूंढना है, तो तुम्हारे लिए ढूंढना आसान हो गया। जहां तुम 200 लाइन के कोड को तुम फाइंड करते, 200 लाइन के कोड को फाइंड करके एरर करते, अब तुम मात्र 10 लाइन के कोड को रीड कर रहे हैं। 10 लाइन के कोड में तुमको एरर फाइंड करना आसान है, वहां पे तुम एरर फाइंड कर, फिर भी नहीं पता चल रहा है, न्यू बिगिनर है, नहीं पता चल रहा है कोड, तो फिर उसके बीच में जोड़ दो, 50 लाइन पे चेक डाल के चेक करो, 50 लाइन पे डाल के चेक करोगे क्या 11 से 15 लाइन मेरा सही है। अगर वहां सही है तो इसका मतलब ठीक है 11 से 15 लाइन मेरा सही है। फिर 15 से 20 में तुम कहीं पे 70 लाइन पे डाल के देखो कि 15 से, अगर उसमें फॉल्ट हो रहा है इसका मतलब तुम्हारा 15 से 20 लाइन, 15 से 70 लाइन। तो ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू किया जाता है।
क्लियर है? तो वो इसी का सर डिबगिंग का ऊपर ऑप्शन होता है, उससे न चेक करते हैं करते सर? हैं, वो चीज करते हैं, वो तुम्हारा कंपाइलर है तब ना। हम वो चीज बता रहे हैं जब तुमको कंपाइलर नहीं दिया जाएगा और तुमको बोल दिया जाए टर्मिनल पे वर्क करने, तब क्या करोगे? वहां तो तुमको नहीं है डिबग। यहाँ हमको कंपाइलर है डिबगिंग का ऑप्शन दे दिया टूल का, या ये डिबगिंग करने का ऑप्शन जो भी यहाँ देता है। यस। लेकिन अगर तुम एक बात करोगे, हम बात करें कि अगर हमको एक टर्मिनल पे जैसे उबंटू पे दिखा दिया है, उबंटू पे तुम क्या करोगे? उबंटू यहाँ तुमको विंडो में तुमको दे दिया जाए, उबंटू में अगर किए होगे तो पता होगा सारा वर्क टर्मिनल पे होता है। इवन रन करने के लिए तुमको टर्मिनल की यूज करनी पड़ती है। उबंटू में रन करने को जब %c का यूज कर रहे हैं तो ये हमारे की स्ट्रोक को भी रीड कर लेगा। जब हम %c का यूज करें की स्ट्रोक को भी यूज कर रहा है। अब ये एक तो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम दूर कैसे करेंगे? इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए प्रोग्रामर क्या किया, एक तुमको नया अति लाया, एक नया फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया, दैट इज %s। इस अभी वाले हमको प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक हमको नया फॉर्मेट स्पेसिफायर दैट इज %s, जो स्ट्रिंग के केस में हम लोग यूज करते हैं। ये क्या करेगा? की स्ट्रोक नहीं करेगा। ये तुम्हारे कैरेक्टर एरे में देखो, यहाँ को लूप भी नहीं रन करना पड़ रहा है, यहाँ हमको स्टोर करने के लिए लूप रन करना पड़ता था। यहाँ स्टोर करने के लिए ना हमको लूप रन करना पड़ रहा है और ना ही हमको रिट्रीव करने के लिए लूप रन करना पड़ा है। एक हम सिर्फ %s के थ्रू कर रहे हैं, ये पूरे थी को पॉइंट कर रहा है, तो एक टाइप से पॉइंटर का वर्क कर रहा है, ये तुम्हारे पूरे ब्लॉक को ले रहा है। क्लियर हुआ? अब देखो इसके थ्रू हम लोग रन करेंगे, इसके थ्रू, और ना हमको यहाँ पे बताना पड़ रहा है यूजर को कितना कैरेक्टर लिए। हम यहाँ भी वही चीज है, हम यहाँ पे भी कैरेक्टर एरे को ही लिए हैं, 20 साइज का कैरेक्टर एरे को लिए। आई की भी हमको आवश्यकता नहीं है, इंट आई की भी। यहाँ हमको सिर्फ एक कैरेक्टर एरे लिए, 20 साइज का कैरेक्टर एरे। यूजर को बोले आप नाम बताइए, वो जो भी नेम बताया उसको हम स्कैनफ में स्टोर कर दिए %s में, और लास्ट में हम %s के थ्रू प्रिंट किए। अब देखो ये क्या करेगा, कंपाइल कर रहे हैं, रन किए। देखो यहाँ नाम हम डायरेक्ट इसमें इंटर दे के नाम डालने की आवश्यकता नहीं, तुम एक बार में एक ही लाइन में सारा नेम अटैच करके डाल दो। इसमें इंटर डाल के ATUL डालने की नहीं जरूरत है, तुम एक ही बार में अटैच कर दो। ये देखो दिए, और कितना इजीली मेरा प्रिंट कर दिया अतुल, अतुल प्रिंट कर दिया। कोई भी तुम डालो ऐसे नाम, कोई भी नाम डाल सकते हो, किसी का भी नाम। चलो तुम ही लोग में से किसी का डालते हैं, देखो ये दे दिया। तो कोई भी नियम हम डाल रहे हैं, हमको ना लूप रन करना पड़ा ये थी। तो ये चीज था %s का। क्लियर हुआ ये? यस सर। हाँ। यस तो सर। ये क्या हुआ, ये %s। तो ऐसे हम लोग इनपुट लेते हैं, यही चीज हम लोग लास्ट क्लास में भी बोले थे कि ये क्या होता है। इनपुट लेने के लिए हमको डिक्लेरेशन पार्ट हम लोग देख लिए थे, इनपुट लेने के लिए हमको यही है। सॉरी, अभी ऊपर वाला इसको छोड़, इस पार्ट को अभी ये भी देखेंगे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, ये के थ्रू इनपुट ले रहे थे %s। ऐसे हम लोग स्कैनफ के थ्रू इनपुट लिए, ये हो गया। अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आ रहा था। क्या प्रॉब्लम आ रहा था देखो, दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम था। यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रहा था, हम एक अटैचमेंट में तो इनपुट ले रहे थे, लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या चीज कर रहे हैं, हम रन किए और यहाँ मेरा कंप्लीट नेम किसी का लिखे। अभी तक हम सिंगल नेम, एक फर्स्ट नेम ही लिख रहे थे, हम कंप्लीट नेम लिखे। जैसे हम अपना ही मान लो कंप्लीट नेम लिखे अतुल कुमार, स्पेस देकर देखो लिख रहे हैं, स्पेस दे करके लिख रहे हैं। ये क्या करेगा देखो, हम इंटर किए अतुल कुमार को, लेकिन ये प्रिंट क्या किया, मेरा सिर्फ अतुल को प्रिंट किया, कुमार को छोड़ दिया। हम एंटर किए अतुल कुमार को, लेकिन ये सिर्फ क्या किया, अतुल को इनपुट किया, छोड़ दिया। तुम किसी के साथ भी होगा ये, चलो एक तुम ही किसी का फिर रहती है, ऐसे किसी का भी उठाते हैं। तुम देखो फिर इसमें जैसे इसी का उठाए, देखो ये क्या किया, हम दिए थे कंप्लीट नेम दिए थे, लेकिन ये क्या किया, सिर्फ अति को फर्स्ट नेम को प्रिंट किया, ये लास्ट वाले को तुम्हारा छोड़ दिया, जो भी था ये छोड़ दिया। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? यस सर। तो ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि ये क्या हो रहा है, हम अभी पढ़े थे कि हर स्ट्रिंग के एंड में नल ऑफ /o रहता है, /o। तो जैसे ही हम यहाँ पे
इस फर्स्ट नेम के बाद स्पेस दिए ना, और ये हमारा कौन सा तरीका है, ये %s के थ्रू हम स्ट्रिंग लिटरल को यूज कर रहे हैं। हम लोग %c के थ्रू यूज करते थे कैरेक्टर एरे को, यहाँ लेकिन स्ट्रिंग लिटरल को हम यूज कर रहे हैं, दोनों को यूज कर रहे हैं। कोई नहीं कह सकते कैरेक्टर एरे के थ्रू हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन स्टोरिंग का काम हम लोग एक कह सकते हो स्ट्रिंग लिटरल के थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रिंग लिटरल में हम लोग देखे थे कि हमको जस्ट पूरा नेम लिख देना, सिंगल सिंगल कैरेक्टर आपको नहीं डालना, आपको पूरा नाम लिख देना है, वो पूरे नेम को ले लेगा। एक टाइप से यहाँ स्ट्रिंग लिटरल को, तो हमको स्ट्रिंग लिटरल के केस में हम लोग पढ़े थे कि कंपाइलर क्या करता है, बाय डिफॉल्ट तुम्हारा एंड ऑफ स्ट्रिंग में बाय डिफॉल्ट तुम्हारा नल ऑपरेटर को असाइन कर देता है /o को। तो यहाँ क्या कर रहा है, जैसे ही हम पहला नेम देने के बाद स्पेस दे रहे हैं, तो हमारा कंपाइलर समझ जा रहा है कि यहाँ पे इसका स्ट्रिंग एंड कर जा रहा है। जैसे ही हम पहला नेम देने के बाद हम इनपुट स्पेस दे रहे हैं, हमारा कंपाइलर को चला जा रहा है मैसेज कि यहाँ पे स्ट्रिंग एंड कर जा रहा है। वो क्या कर रहा है, यहीं पे नल ऑपरेटर असाइन कर दे रहा है, यहीं पे नल ऑपरेटर असाइन कर दे रहा है, तुम्हारा यहीं पे टर्मिनेशन हो जा रहा है। अब जब प्रिंट हो रहा है, तो प्रिंटिंग के समय में क्या करती है, %s हमेशा तुम्हारे नल ऑपरेटर को लेकर के प्रिंट करती है, नल ऑपरेटर को फाइंड करके, तो उसको यहीं पे मिल जा रहा है नल ऑपरेटर, वो इतना ही प्रिंट करके रह जा रही है, आगे वाले को ले ही नहीं रही है। तो ये भी एक प्रॉब्लम था। इस प्रॉब्लम का तोड़ क्या था, इस प्रॉब्लम का तोड़ फिर हमारा इस प्रॉब्लम का तोड़ क्या था, हम अपने इस %scanf के केस में, printf के केस में हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। जब हमारा रीडिंग होगा, रीडिंग के केस में हम थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। हम क्या करते हैं, ऐसा कुछ एक टर्म इसके साथ जोड़ते हैं /n। हम अभी तक रीडिंग के केस में सिर्फ %s को यूज करते थे, अब सिर्फ %s को नहीं यूज कर रहे, इसके साथ हम ये थी बिग ब्रैकेट % के बाद हम बिग ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, और बिग ब्रैकेट के अंदर में ये एक पावर का ऑप्शन कह सकते हो, या जो भी है पावर का ऑप्शन, ये एक कथी ले रहे हैं, अपर है /n और तब s। अब ये क्या करेगा, ये तो इस कमांड के थ्रू हम अपने कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि आप अपने एथी को तब तक रीड करते रहिए, आप मेरे स्ट्रिंग को तब तक रीड करते रहिए जब तक आपको उस स्ट्रिंग में न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं मिलता है। /n हमको पता है न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, तो हम कहे कि आप इसके थ्रू हम इंस्ट्रक्ट किए अपने कंपाइलर को कि आप इस स्ट्रिंग को तब तक रीड करते रहिए जब तक आपको इस स्ट्रिंग में न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं मिल जाए, न्यू लाइन का कैरेक्टर नहीं मिल जाए तब तक आप इसको रीड करते रहिए। तो ये अब क्या करेगा, तुम इसमें लिखते जाओ कितना भी तुम 2 लाइन का लिखो स्ट्रिंग, 200 लाइन का तुम स्ट्रिंग लिखो, अगर तुम उसमें न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं जोड़ रहे हो, ये सारे को रीड करेगा, ये सारे को रीड करेगा। देखो अब सेम काम को यहाँ कंपाइल किए और सेम नेम को यहाँ देखो रन कर रहे हैं, जो अभी तुम्हारा दे रहे थे वही सेम नेम। ये देखो पूरे को प्रिंट करके दे दिया, पूरे को प्रिंट करके दिया। अभी तक हमको सिर्फ एक सिंगल को दे रहा था प्रिंट करके, ये पूरे नेम को प्रिंट कर दिया, कर रहा है ना? yes, हाँ, तो ये चीज थी, ये 3 पॉइंट था तुम्हारा, और यही चीज था यहाँ देखो, यही चीज यहाँ पे भी है। अब आगे यही चीज है, देखो ये है एक्सेप्टिंग था, एक्सेप्टिंग की बात यही बता दिए तुमको यहाँ भी कि %s के थ्रू इंटर कर रहे थे। अब यही देखो बात बताया था कि till now we have used scanf to accept the input from user, however it can also be used in case of the string but with different scenario। अब scenario different क्या था, ये डिफरेंट scenario क्योंकि यहाँ हम एड्रेस ऑफ नहीं लगा रहे हैं, बात गौर करना, यहाँ हम scanf के केस में एड्रेस ऑफ ऑपरेटर नहीं लगा रहे हैं। हम स्ट्रिंग जब %s को यूज कर रहे हैं या स्ट्रिंग को रीड कर रहे हैं, तो यहाँ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, और यही हम वहां भी बताए थे स्ट्रक्चर के केस में, जब हम स्ट्रिंग ले रहे थे तो वहां एड्रेस ऑफ ऑपरेटर नहीं यूज कर रहे थे। तो ये यही बोला कि यहाँ पे भी हम scanf का यूज हम करते हैं इनपुट लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे scanf के साथ कुछ अलग सिनेरियो होता है, यहाँ हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज नहीं करते। उसके बाद कहा कि देखो यहाँ एक इनपुट ये मैसेज दिया, ये इनपुट किया था जावा टी पॉइंट इज बेस्ट, इसको क्या दिया, खाली जावा टी पॉइंट, कहा कि ऊपर से क्लियर हो गया, correct, it is clear from the above output that the above code will not work for space separated string। अब कहा कि यहाँ से हमको क्लियर हो गया कि ऊपर का ये जो कोड था, ये कोड हमको स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग पे वर्क नहीं करेगा, जैसे अभी हम देख रहे थे स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग था, वहां पे ये वर्क नहीं करेगा। तो कह रहा है कि इस कोड को हमको ये कोड हमारे स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग पे भी वर्क करे, इसके लिए इस कोड में हम थोड़ा सा माइनर चेंज करते हैं। ये हमारा जो कोड था
ये कोड हमारा स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग पे भी वर्क करे, इसके लिए हम इस कोड में जस्ट माइनर चेंज करते हैं। वो चेंज क्या करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ %s हम इसको /n लिखते हैं, which instruct the compiler to store the string while the new line character is stored। तो ये क्या कर रहा है, कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि आप स्ट्रिंग को तब तक स्टोर करिए जब तक आपको न्यू लाइन कैरेक्टर इनकाउंटर नहीं होता, न्यू लाइन कैरेक्टर इनकाउंटर नहीं होता। अब ये वही चीज देखो जावा टिक बेस्ट इसका ले लिया। यहाँ कहा कि here we must also notice that we do not need to use address of operator in scanf to store string. Since string s is an array character and name of the array s indicate the base address of the string, therefore we do not need to use add withal। अब कहा कि यहाँ पे हम लोगों ने गौर किया कि हम लोग को यहाँ पे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर नहीं यूज करना पड़ रहा है। क्यों नहीं यूज करना पड़ा है, तो हमको पता है कि जो s था या हमारा स्ट्रिंग क्या है, एक एरे कैरेक्टर है, और इस केस में क्या हो रहा है, एरे कैरेक्टर के केस में हम जो भी अपना नाम दे रहे हैं एरे का, वो नाम क्या कर रहा है, एरे के इन बेस एड्रेस को ऑटोमेटिकली पॉइंट कर दे रहा है। जो हम लोग पॉइंटर के केस में करते थे ये काम, कि हम लोग पॉइंटर के केस में क्या करते थे, जो पॉइंटर लेते थे वो पॉइंटर एरे के बेस एड्रेस को ऑटोमेटिकली पॉइंट कर देता था। सेम काम यहाँ पे हो रहा है कि स्ट्रिंग के कैरेक्टर एरे के केस में हम जो भी नेम ले रहे हैं एरे का, वो नेम, तो वो नेम उसके बेस, देखो समय भी खत्म हुआ है तो फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो वो नेम क्या कर रहा है, स्ट्रिंग के बेस, स्ट्रिंग या कैरेक्टर एरे के बेस एड्रेस को ऑटोमेटिकली पॉइंट कर दे रहा है, इसलिए हमको यहाँ पे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर नहीं यूज करना पड़ रहा है। तो ये चीज था, यहाँ तक पॉइंट था, ये कुछ पॉइंट्स थे। अब उसके बाद था कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ तक हम लोग देखेंगे। उसके बाद पॉइंटर आज नहीं देखेंगे क्योंकि पहले क्वेश्चन कर लो, उसके बाद पॉइंटर का हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे जो भी यहाँ तक। तो अब था कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, क्या क्या है। ओके, एक काम करते हैं, फिर से स्टार्ट ही करते हैं। क्लास किसी का नहीं ना है अभी?